हेलो बच्चों, आई होप आई एम ऑडिबल। ओके, तो बच्चों चूंकि मैंने आपसे कहा था कि हम इंट्रोडक्टरी पेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डील विद द सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट्स, है ना। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बट थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे आज वाली वीडियो में। 11th का जितना भी इंट्रोडक्टरी पेजेस है ना हमारे हर एक यूनिट के, उनको थोड़ा सा देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो 11th की एनसीईआरटी एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंबाइंड यूनिट्स आ जाएंगे बीच में ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो आपका यूनिट है ना, ठीक है, उसका नाम क्या था? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर? अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या चीज़ बोली जा रही है, क्या बात बोली जा रही है, और सभी यूनिट्स जो है लिंक्ड भी है। अब हर एक इंट्रोडक्टरी इसके बाद हमारे पास एक्चुअल में क्या है, एक साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा ये चीज़ देख लेंगे कि हमें बेसिकली चीज़ बोली क्या जा रही है, फिर उस डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई बड़ा एमिनेंट प्रोमिनेंट रिनाउंड साइंटिस्ट के बारे में फिर बात हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो जैसे ये आपका यूनिट 1 हो गया, इसी तरह से और सभी यूनिट्स का जितना भी चीज़ें हैं ना वो लिंक्ड है आपस में, ठीक है। आप चाहें तो एनसीईआरटी सामने रख सकते हैं जब मैं ये बता रही हूँ, या ये हम समझ रहे हैं, इन केस आप क्लियरली अगर ये विजिबल नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। यानी बायोलॉजी जो हम एज ए सब्जेक्ट बात करते हैं ना, वैसे बायोलॉजी की जो हम बात करते हैं, बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें एक्चुअल में ये एक ऐसी साइंस है, ये एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसी जानकारी का तरीका है, ठीक है। साइंस का मतलब होता है जानना, सिंपल, ठीक है। जिसमें लाइफ फॉर्म्स की बात आती है नंबर 1, और दूसरा लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं? प्लांट्स की फॉर्म में आप देख लो, आप एनिमल्स की फॉर्म में देख लो, आप माइक्रोब्स की फॉर्म में देख लो। फॉर्म मीन्स वेराइटी, शक्ल, स्ट्रक्चर, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो लाइफ फॉर्म्स के साथ हम इसमें डील करते हैं, और उनके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनके साथ हम लोग डील करते हैं। क्लियर है? जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, है ना, या आप लोग हैं, हम ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, डाइजेशन होती है, ये हमारा लाइफ प्रोसेस है। हम कैसे दिखते हैं वो हमारी लाइफ फॉर्म है, हमारे अंदर कौन सी प्रोसेसेस होते हैं वो लाइफ प्रोसेस है, सिंपल। So the living world comprises an amazing diversity of living organisms। कह रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड जो दुनिया जो है उसमें बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है ना। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं सारे एक जैसे नहीं है। इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स भी अगर देखें, हालांकि हमारी एक स्पीशी है ना, हम होमो सैपियंस हैं, बाकी को तो आप छोड़िए ही। हाथी कैसा दिख रहा है, चींटी कैसी दिख रही है, वो प्लांट कैसा दिख रहा है, एप्पल कैसा दिख रहा है, मैंगो कैसा दिख रहा है, फंगस कैसा दिख रहा है ना, मशरूम वाला फंगस कैसा दिख रहा है, वो तो चलिए वो तो दूसरी बात होगी। पहले अपनी ही बात कर लें, हम लोग सेम स्पीशी होने के बावजूद भी, हम लोग में 99.9% डीएनए सेम होने के बावजूद भी कितना डाइवर्सिटी है हम लोग में, है ना। कितने अलग दिखते हैं हम एक दूसरे से, कितना अलग बिहेवियर है हम लोगों का एक दूसरे से, ठीक है। तो सिंपली अगर देखें, बहुत ही और बड़ा अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है बच्चों। अर्ली मैन जो था ना, अब जो अर्ली मैन की बात हो रही है, हाँ, कदीम इंसान, पुराना इंसान, वो क्या करते थे? दे कुड इजीली परसीव। देखो बच्चा, मैं चाहती हूँ हम हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसलिए बड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ
जो अर्ली मैन था ना, वो आसानी से परसीव कर सकता था का मतलब समझ सकता था, फील कर सकता था, अंडरस्टैंड कर सकता था, इस चीज़ को परसीव कर सकता था। किस चीज़ को? द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी पुराना आदमी जो था, कदीम इंसान जो था, अर्ली मैन जो था, वो भी बहुत अच्छे से समझता था कि कुछ चीज़ें जानदार हैं तो कुछ बेजान है, कुछ इनएनिमेट हैं तो कुछ एनिमेट हैं। ठीक है, तो अर्ली मैन क्या करता था, लेकिन अर्ली मैन defied some of the inanimate matter एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या बोल रहा है, जो अर्ली मैन था ना, वो क्या करता था, वर्शिप करता था। डिफाइड मतलब डाइटी मानता था, है ना। वो क्या करता था, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की भी जो है वर्शिप करता था, जैसे आग को पूजता था, है ना, हवा को, समुद्र को, और बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को भी वो क्या करता था, उनकी वर्शिप करता था। लेकिन आपको पता है ये चीज़ वो किस बेसिस पे करता था? वो या तो उसे वो बहुत हैरान कुन दिखती थी वो चीज़ें, जैसे सूरज को या आग, आग उसको बड़ी फैसिनेट करती थी, है ना। जब आग डिस्कवर उसने कर ली, उसको बड़ी फैसिनेट करती थी, डरावनी सी लगती थी, तो उसको वो वर्शिप करना शुरू कर लिया। इसी तरह मान लो कोई बड़ा सा भारी भरकम उसने प्लांट एनिमल कोई देख लिया, या कोई अमेजिंग सा डिफरेंट सा देख लिया, वो उसको वर्शिप करने लगता था कि मैं डर रहा हूँ इससे, या मुझे ये बहुत अजीबो गरीब लग रहा है। देखो, सो a common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe और fear that they evoked। कहता है कि जिनको भी वो वर्शिप करता था ना, उन सब में एक कॉमन फीचर ये था, उन सभी फॉर्म्स में, चाहे वो लिविंग थी चाहे वो नॉन लिविंग थी, वो ये था कि उसे उनसे एक सेंस ऑफ एव, सेंस ऑफ फियर जो है उसमें से उसको फील होता था। तो दैट इज वाई, ठीक है, जो वो इवोक करते थे, यानी वो प्रेजेंट करते थे, दिखाते थे। जैसे आग अपने आप में खौफनाक है, समुद्र इतना बड़ा है, इतना गहरा है, तो उसको डर लगता था, तो वो उसकी वर्शिप करने लग जाता था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ध्यान देना, बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। कहता है कि अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें ना बच्चों, डिस्क्रिप्शन किसको बोलते थे, हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम उसके फीचर्स लिख रहे हैं। जैसे कोई प्लांट है, हम बता रहे हैं ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, इसका लीफ ऐसा है, इसका रूट ऐसा है, इसका स्टेम ऐसा है ना। तो आप उसको हम बोलते हैं ये डिस्क्रिप्शन है, यानी उसके कैरेक्टर्स आप लिख रहे हैं। अब सुनो क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं हम इसमें, ये बहुत बाद में आया। हमने ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करना बहुत लेट शुरू किया है, चाहे वो इंसान की ही बात क्यों ना हो, बहुत लेट शुरू किया है। सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, इस पे कई बार सवाल आ जाता है। देखिए क्या मतलब होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का? कहते हैं वो सोसाइटीज जो ये मानती थी कि इंसान ही इस पूरी कायनात का, इस पूरे, ठीक है, बायोस्फेयर का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा सेंट्रल फिगर है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रिएशन है। ठीक है, तो वो सोसाइटीज वो क्या करती थी, सुनना जरा, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, जो मानती थी कि बायोलॉजी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंसान ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फिगर है, दे कुड रजिस्टर लिमिटेड ठीक है, दे कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। क्या मतलब इस बात का? यानी वो लोग, वो सोसाइटीज, ठीक है, जो ये मानती थी कि इंसान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाकी जीव जंतु पे उतनी तवज्जो ही नहीं दी। इसलिए अगर वो कोई नॉलेज उनके बारे में गेन कर भी पाए तो वो बहुत कम था, वो बहुत लिमिटेड था। बात समझ आई? क्योंकि वो बाकियों को उतनी तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, उनका सारा का सारा अटेंशन इंसान पे था। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो इंसान को हम हर चीज में, यानी कि एक सेंट्रल फिगर मानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसको आप नोट कर लेंगे। वैसे तो सारी ही चीज़ें जो आप सुन रहे हैं उसको एक कहानी की तरह आप समझेंगे। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है, ये कहता है ह्यूमन इज द सेंट्रल फिगर, यानी ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑन द अर्थ। ठीक है,
अब ऑब्वियसली सोचो ना, ये इंसानों को ही सब कुछ मान रहे थे कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंसानों में ही लगे रहे, बाकी जीव जंतु के बारे में, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत कम नॉलेज गेन कर पाए, ठीक है, बायोलॉजिकल नॉलेज। सो सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन of living forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification। क्या मतलब इस बात का? कहते हैं कि जो सिस्टमैटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म्स का हुआ ना बाद में, यानी कि जो एक्चुअल में फिर सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन हुआ जिसमें सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया और बहुत अच्छे मोन्यूमेंटल तरीके से जो चीज़ की गई बाद में, डिस्क्रिप्शंस जो किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो शौक से नहीं किए लोगों ने, वो लोगों ने आउट ऑफ नेसेसिटी किए, आउट ऑफ नीड किए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वो जरूर आउट ऑफ नीड किए, ज़रूरत की वजह से किए। अदरवाइज पहले तो लोगों को लग रहा था इंसान ही सब कुछ है, चलो भाई इंसान के बारे में ही सारी जानकारी ले लेते हैं, बाकी उनको थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं या नहीं भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें फिर कि कब हमने दूसरों के, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, उनकी सिस्टमिक और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन बाकी लाइफ फॉर्म्स की कब हमने शुरू की, ये हमने कोई शौक से नहीं की, ये आउट ऑफ नेसेसिटी करी गई है, नीड की वजह से करी गई है, ठीक है। ऑफ कोर्स देखो वो नीड जो है ना हमें तब पड़ी जब हमें पता चला कि बाकी भी इंपॉर्टेंट है, भाई सिर्फ इंसान ही इंपॉर्टेंट नहीं है और हम इन पे बहुत डिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं, इनका होना भी हमारे होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ नेसेसिटी फिर ये चीज़, बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाद में शुरू की, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने फिर डिटेल्ड सिस्टम्स बनाए आइडेंटिफिकेशन के, नॉमेनक्लेचर के, क्लासिफिकेशन के, जिसको हम क्या बोलते थे बाद में, जो हम साइंस इसके साथ डील करती थी, टैक्सोनॉमी। क्लियर है बच्चा? सो द बिगेस्ट स्पिन ऑफ, जो अब बड़ी स्पिन ऑफ मतलब जो न्यू चीज हमने करी फिर बाद में, जो बड़ा स्पिन ऑफ इस चीज में इसमें था ना, ठीक है। ये जो हम अब देखो, हम क्या बोल रहे हैं सिंपली कि हमने इंसान या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन बहुत देर से शुरू किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम देखते थे, अर्ली मैन देख रहा था ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, किसी किसी को पूछता था, है ना, जो उसको डरावने लगते थे। लेकिन बाद में जो है हमने डिस्क्राइब करना भी तो शुरू किया ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनकी ग्रुपिंग करी, उनको नाम देना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। लेकिन हमने बोला कि जो सोसाइटीज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखती थी उन्होंने ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर पाई, क्योंकि उनके उनके हिसाब से इंसान ही सबसे इंपॉर्टेंट था, बस बाकियों को छोड़ो, ठीक है। लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ गई जब, तो तब हमने बाकियों का डिस्क्रिप्शन करना भी शुरू कर दिया, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन हमने शुरू कर लिया, ठीक है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ी नई चीज़, स्पिन ऑफ जो हमने बाद में देखा, इन स्टडीज से जो हमने देखा, that was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, ठीक है। धीरे आधा आधा समझाती हूँ। देखो कह रहा है कि सबसे नई चीज़ जो फिर इस डिस्क्रिप्शन और इस टेक्सोनॉमी में आप समझ लीजिए जो आई है, वो ये था कि हम किस बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करें, या इनको हम क्या करें, कैसे हम इनको पहचानें, इनका डिस्क्रिप्शन करें। तो हमने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है ए, दूसरा है बी। हमने बोला हम क्या करने लगे, ठीक है, आपने पहले इसका डिस्क्रिप्शन किया, इसको रखा, इसमें ये है, फिर आपने इसको भी डिस्क्राइब किया, इसके फीचर्स भी, कैरेक्टर्स भी लिखे, बोला अच्छा इसमें ये फीचर है, इसका लीफ ऐसा है, इसका स्टेम ऐसा है ना, बाकी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने जो सबसे बड़ी चीज़ कर ली वो ये था कि हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये दोनों क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, क्या सिमिलैरिटी ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ करी, हम रिकॉग्नाइज करने लगे ऑफ शेयरिंग, ठीक है, रिकग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि हम ये देखने लगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आखिर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन बच्चे अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग, कोई दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अभी रह रहे हैं, जी रहे हैं दुनिया में, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनके बारे में तो हम सिमिलैरिटी देखेंगे ही, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, हमने इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, कितना सिमिलैरिटी ये शेयर कर रहे हैं, क्या क्या इनमें सेम है, वो हमने डॉक्यूमेंट कर लिया, देख लिया, जिसके बेसिस पे ऑफ कोर्स अगर मान लो ये दोनों बिल्कुल सेम सारे कैरेक्टर शो करेंगे तो हम एक ही मान लेंगे,
अगर थोड़ा सा डिफरेंस शो करेंगे तो हल्का सा डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे, लेकिन बहुत दूर नहीं रखेंगे, है ना। लेकिन साथ ही साथ हमने इनको देखने के साथ साथ क्या किया, इनको देखने के साथ साथ बच्चा, अब मान लो इनसे पहले जो थे ना उनके साथ भी देखने की कोशिश करी हमने, ठीक है। मान लो मैं सी लिख देती हूँ यहाँ पर, सपोज कर लो इसके एंसेस्टर के साथ भी आपने इसको, इसका सिमिलैरिटी जो है देखने की कोशिश करी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सिमिलैरिटीज़ को देखो, एक हो गया, मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। जैसे हमने क्या किया, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अभी हमारे पास प्रेजेंट हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ हमने देखी, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी देखना। लेकिन अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके एंसेस्टर यानी उससे पहले जो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ फॉसिल रिकॉर्ड या जिस भी तरीके से हम उसको देखेंगे कि उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है, जैसे इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है जो इसके बाद आया, तो ये जो सिमिलैरिटी हम देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल सिमिलैरिटी। यानी कि आप ये वर्टिकल तरीका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका आपने यूज किया था ना, जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि हमने सिमिलैरिटीज तो देखना शुरू कर दी बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बट हमने हॉरिजेंटली भी सिमिलैरिटीज देखी, हमने वर्टिकली भी देखी। हमने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच भी सिमिलैरिटी देखी जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हमने अभी और पुराने जो एग्जिस्ट कर रहे थे उनसे पहले उन दोनों के दरमियान भी सिमिलैरिटीज निकालने की कोशिश करी, ठीक है। तो हम ये रिकग्नाइज करने लगे कि अच्छा इससे पहले जो था उसमें अगर ये चीज़ें थी तो इसमें क्या है, क्या कोई डिफरेंस है, कितनी सिमिलैरिटी है, क्या है, और इन दोनों में क्या है, ठीक है। इसका मतलब अब हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता, हमें ये भी पता चलता कि इनके बीच सिमिलैरिटी क्या है, इनके बीच क्या है। बताती हूँ इससे क्या होगा, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें पता चला जितने भी प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों। अच्छा, वर्टिकल का एक और मीनिंग है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो जैसे अभी होता है ना कि कई बार जैसे एक एक प्लांट से दूसरा प्लांट आ जाएगा, उसका जन्म होगा ना, जैसे मान लो जन्म ऑर्गेनिज्म का होता है मोस्टली, तो जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग से अब जो मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके बाद एक बच्चा आ जाएगा, है ना। अब ये जो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, है ना। अब आप ये सारी चीजें पढ़ रखी है, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। अब आप सोचो अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई बैक्टीरियम या कोई फंगस है, मान लो इसने डीएनए उसमें ट्रांसफर कर दिया, ध्यान देना, तो ये जो ट्रांसफर होगा डीएनए का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो अभी रह रहे हैं, दैट इज हॉरिजेंटल ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बन रहा है और उसमें डीएनए जा रहा है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ से भी आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या एंसेस्टर से आगे, इन दोनों को भी सिमिलैरिटी देख ली, ठीक है। और जो अभी रह रहे हैं या कोई और ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी, यानी सेम जनरेशन और पुरानी जनरेशन, सभी को देखा। और क्या पता चला, ये पता चला बच्चों कि जो प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज रह रहे हैं ना, वो एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड हैं, एंड ऑल्सो टू द ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट। ओ माय गॉड, मतलब जब हम एंसेस्टर्स और आने वाली जनरेशन जो अभी जनरेशन है उसको उसके एंसेस्टर्स के साथ सिमिलैरिटी देख रहे थे ना, तो हमने देखा कि उसमें और आज वाले में तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और आज भी जो रह रहे हैं उनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी है, बहुत रिलेटेड हैं आपस में वो, ठीक है ना। तो इससे इससे एक बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी, क्योंकि हमें लगता था इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंसान को ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं हमें पता चला भाई इंसान में जो जीन है वो तो प्लांट में भी है, ठीक है, वो तो फंगस में भी है, वो तो बैक्टीरियम में भी है। अब हमने सोचा भाई अगर ऐसा है तो मतलब इंसान और फंगस भाई भाई हुए, है ना, इंसान और बैक्टीरियम भी इस नाते से भाई भाई हुए। तो अगर सभी हमारे भाई भाई हैं, जो पहले थे वो भी हैं, जो आज हैं वो भी हैं, और सारे हैं, तो मतलब एक तरीके से हम सब एक हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा कोई कॉमन एंसेस्टरी रहा है शुरू से, है ना। तो इससे क्या पता चला बच्चों हमें कि आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो कभी भी दुनिया में रहे हैं वो सब में कुछ रिलेटेडनेस है, एंड दिस वाज अ रेवोल्यूशन विच हम्बल्ड मैन। और इस रेवोल्यूशन ने, इस जो खुलासा था, इसने इंसान को बड़ी बड़ी नदामत उसमें आई, वो बड़ा हम्बल हो गया, भाई सारे तो मेरे ही भाई बंधु हैं, है ना।
चाहे कोई प्लांट है, कोई दूसरा एनिमल है या कुछ है। इसीलिए बच्चों जो बाद में कल्चरल मूवमेंट्स इससे आए थे फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे अगर आपको याद होगा बायोडाइवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, यूटिलिटेरियन व्यूज हमारे पास, नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू, और हमारे पास एक एथिकल व्यू था। अगर आपको याद होगा, एथिकल व्यू बोलता था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और कहीं ना कहीं हम सब एक ही तो हैं, है ना, रिलेटेड हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि इंसान को फिर बड़ी ज़्यादा उसको हम्बल फील हुआ, और यहाँ से एक कल्चरल मोमेंट्स जो है वो शुरू हो गए कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, हमें ना सिर्फ इंसान पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सब एक है, हम सब लिविंग है, हम सब की एक इंटरनल वैल्यू है, हम सब एक कोई एहसास रखते हैं, है ना। और अगर इंसान सबसे खास है भी तो उसकी तो ड्यूटी है बाकियों को कंजर्व करना। तो यहाँ से अब बाकियों का भी डिस्क्रिप्शन और उन पे भी तवज्जो शुरू हो गई। ठीक है, ये कहानी है। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो आप पढ़ चुके हैं। आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स का टेक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से, जो कि आप लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं और जूलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों इनके बारे में। पहले भी मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको, ये जो है ये अर्नस्ट मेयर है, ठीक है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों एक बहुत ही खास यूनिवर्सिटी है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस में, ठीक है। अच्छा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे वो, यानी कि ये बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन पर्टिकुलरली इनका जो सब फील्ड था वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी था, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ही वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। बोलते हैं कि वो क्या क्या बोलते हैं हम इसको, दैट ही वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट, मतलब ऐसे होता है हमारा स्कोर एक आ जाता है साइंटिस्ट का ना, तो टॉप 100 में ये फॉल करते थे। तो मैं इन्होंने क्या किया था, हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस 1953 में इन्होंने ज्वाइन किया था, फिर रिटायरमेंट, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इन्होंने टाइटल एक अज्यूम किया था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, थोड़ा सा आप हल्का सा इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुछ भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सो थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर, ठीक है, 80 साल के उनके करियर में, हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics and the history and philosophy of biology। वो एक बर्ड रिसर्चर भी थे, ऑर्निथोलॉजी बर्ड का रिसर्च होता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी आपको पता ही है, जूजियोग्राफी, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद रिस्पेक्ट टू देयर जोग्राफिकल रीजन एक रिसर्च होता है, वो किया। इवोल्यूशन किया। सिस्टमैटिक्स आपको पता है, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने को बोलते हैं, ठीक है, एंड ऑल। अच्छा, उन्होंने तकरीबन सिंगल हैंडेडली क्या किया था, ही मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। कहते हैं कि इन्होंने तकरीबन अकेले ही इस बात पे जोर दिया था कि ओरिजिन स्पीशीज डाइवर्सिटी में, यानी स्पीशीज में डाइवर्सिटी ओरिजिन होती कैसे है, कैसे आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन्होंने एक मेन मुद्दा उठाया था, मेन क्वेश्चन बनाया था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का, क्योंकि हम तो बोलते हैं ना कि नई स्पीशीज पुरानी स्पीशीज से ही इवॉल्व होके आती हैं, तो इनका तो डोमेन ही यही था, ये तो काम ही यही कर रहे थे, ठीक है। ही वाज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो इन्होंने बहुत बड़ा, इनका जो सेंट्रल क्वेश्चन था, ठीक है, कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का सवाल ये था कि बताओ स्पीशीज का ओरिजिन, स्पीशीज में डाइवर्सिटी का ओरिजिन कैसे होता है, यानी नई स्पीशी कैसे बनती है, सिंपल। He also pointed the currently accepted definition of biological species। मैंने आपको बताया था कि आज भी जो definition हम biological species के लिए अप्लाई करते हैं, बच्चा स्पीशीज को ना अलग लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे
कोई बोलता है टेक्सोनॉमिक तरीके से कोई डिफाइन करता है तो उसको टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कोई मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सिर्फ बताता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो उनको स्पीशी बोलेंगे उन इंडिविजुअल्स को, मतलब वो इंडिविजुअल्स कंप्राइज कर रहे हैं एक स्पीशी, तो उसको मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वैसे मेनली बोलता क्या है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की अगर बच्चा बात करें, इसका मेन जो चीज है वो ये है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी स्पीशी हम किसको बोलें, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड, ठीक है, दिखने में सिमिलर होंगे बट मेन चीज जो होगी वो ये होगी कि वो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे, और इसी को हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, और आज भी हम इसी को फॉलो करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड ये डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए देखो ना, अभी बोल रहे हैं जो हमारे पास करंटली एक्सेप्टेड, हम इसी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं ना, अदरवाइज लोग तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, लेकिन जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीशीज की, इट वाज पॉइनर्ड, मतलब पहली बार किसने हमें ये बताई थी, अर्नस्ट मेयर ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा आपको पता है कि इनको 3 प्राइजेस मिले थे जिनको हम मिला के क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उसमें था बैल्सन्स प्राइज 1983, अब आप थोड़ा सा डेट पे भी ध्यान देंगे, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999, ठीक है। उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 100, 2004 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी हमारे साथ हैं। एक्सक्यूज मी, चलिए जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। आई होप कोई ऐसी वाली आवाज़ नहीं आ रही होगी माइक से शरशर वाली, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है। एनीवेज, अच्छा देखिए, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। अब देखो यूनिट नंबर 2 क्या बता रहा है हमें कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन। अब हमने बात की ना कि अब पता चल गया भाई इंसानों के अलावा भी बाकी जीव जंतु भी इम्पोर्टेंट है, सभी की जो है देख रेख करी जाए, सभी को कंजर्व करा जाए, ठीक है वो, और हम तो रिलेटेड ही हैं, तो हमारा तो फर्ज बन गया है भाई अपने भाई बंधु की हम रक्षा करें, है ना। तो अब फिर क्या बोला जा रहा है कि फिर हमने डिस्क्राइब करना शुरू किया ना कि ये हमारे पास ये फॉर्म भी है, हमारे पास माइक्रोब भी है, हमारे पास बैक्टीरिया है, फंगस है, ये प्लांट है, वो प्लांट है, ये एनिमल है, वो एनिमल है। तो डिस्क्रिप्शन जो था शुरू में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से किया गया, है ना। डिस्क्रिप्शन जो डिफरेंट फॉर्म्स का रहेगा ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इट वाज मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन भी कैसे थी, नेकेड आइज से। शुरू में तो सिर्फ बस आंख से देखा, प्लांट ऐसा दिख रहा है, एनिमल ऐसा दिख रहा है, बात खत्म। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस आए तो फिर हमने उससे देखना शुरू किया, और उसके बाद जब माइक्रोस्कोप्स आई तो फिर उससे भी देखना शुरू कर दिया ऑफ कोर्स, यानी कि हम एक एक स्टेप एडवांसमेंट की तरफ जा रहे थे। चलिए, दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स, लेकिन आपको बता दें ये डिस्क्रिप्शन जो था ना, ये बड़ा ग्रॉस, ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन था, क्योंकि अब हम ऊपर ऊपर से ही तो देख रहे हैं, प्लांट ऐसा दिख रहा है, एनिमल ऐसा दिख रहा है, अच्छा थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से भी थोड़ा क्लोज से देख लें, हाँ भाई इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, ट्राइकोम्स भी हैं, ये है वो है ना। तो बड़ा ग्रॉस फीचर्स, ऊपर ऊपर के मोटे मोटे फीचर्स की बात हो रही थी, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। इंटरनल क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी आ गई है ना थोड़ी सी, इंटरनल होने के बावजूद भी फिर भी वो अभी सुपरफिशियली थी, है ना, ग्रॉस थी। अब जब तो और ज़्यादा चीज़ें आएंगी, एडवांसमेंट आएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगी, फिर हम अंदर देखेंगे ना, ठीक है। तो पहले तो ग्रॉस है। इन एडिशन, observable and perceivable living phenomena were also recorded as part of this description. अब इस डिस्क्रिप्शन में ना धीरे धीरे सिर्फ देखा देखी पे बिलीव नहीं किया जा रहा था, थोड़ा सुना सुनी पे, जो समझ में आ रही थी, जो थोड़ा फील हो रही थी, परसीव हो रही थी चीज़ें, उन पे भी, उनको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। जैसे एक ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं मान लो, अब हमें उसमें क्या जो दिख रहा है चीज़ें वो ठीक है, लेकिन अगर कोई फिनोमिना होते हुए दिख रहा है,
जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं अक्सर ये वाला, कि आपको पता है जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, जो समुद्र के किनारे प्लांट रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, वहाँ पे सैलिनिटी बहुत होती है, वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। और ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में अगर सीड गिरेगा ना तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने के लिए पानी चाहिए, और पानी अंदर जा नहीं सकता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। ठीक है, बाहर बहुत सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कैसे जाएगा वाटर अंदर। तो अब इस इन प्लांट्स ने क्या किया, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, इन्होंने सीड ऊपर फ्लावर में होते हुए ही उसको जर्मिनेट करते हैं, ऊपरी प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करेंगे, और फिर छोटू सा प्लांट बनाएंगे, और फिर प्लांट ऐसे करके गिरेगा, और नीचे प्लांट गिरेगा, सीड नहीं गिरेगा, छोटू सा प्लांट गिरेगा। इसको विविपैरी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो मतलब ये फिनोमेना तो होते हुए दिख रहा है ना। तो अगर हम इस प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो हम इस फिनोमेना को भी लिखेंगे, क्योंकि हमें ये दिख रहा है। अब इसी तरह मान लो कोई और हमें फील हो रहा है, जैसे टच मी नॉट प्लांट के लीफ को आपने ऐसे टच किया, आपने देखा सुकड़ रहा है, तो आपने बोला भाई ये हमें फील हो रहा है या दिख रहा है, या कोई कोई ऐसे फिनोमेना जो परसीव हो रहे हैं, उसको भी लगा दो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए जी, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक, फिर बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, या मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी was established as a part of biology, naturalists described only biology। आपको पता है, पहले तो सिर्फ बायोलॉजी ही थी, पहले कोई फिजियोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये लॉजी वो लॉजी थोड़ी थी, है ना, सीधा बायोलॉजी है सारा का सारा। तो कह रहा है कि इन सब के आने से पहले, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब आने से पहले जो नेचुरलिस्ट थे बच्चा, वो सिर्फ बायोलॉजी बोल पाए थे। यानी वो बोलते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप देखो, उनको समझो, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो भी आप करेंगे, दैट इज बायोलॉजी। बट इट वाज प्योरली अ नेचुरल साइंस। यानी कि इनिशियली बच्चों, इनिशियली बायोलॉजी जो थी, इट वाज अ नेचुरल साइंस। नेचुरलिस्ट ने बोला था, नेचर को वॉच कर रहे थे वो लोग, उन्होंने बोला कि नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको स्टडी करने को हम बायोलॉजी बोलेंगे, ये एक नेचुरल साइंस है। ठीक है, बायोलॉजी, एक सेकेंड, बायोलॉजी was a natural science। यानी कि नेचुरलिस्ट जो होते हैं ना, जो जो नेचर में बड़ी इंटरेस्टेड होते हैं लोग, जैसे डार्विन था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो उस टाइम पे जब बायोलॉजी थी, इट वाज सिंपली एक नेचर, नेचर है भाई, नेचर का पार्ट है, और नेचर को जो स्टडी करते थे उसको बोलते थे नेचुरलिस्ट। उन्होंने बोला बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस। ठीक है, Hence, biology remained as a natural history for long time। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना, हमारे पास कोई एडवांसमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हम बहुत देर तक बायोलॉजी नेचुरल साइंस या नेचुरल हिस्ट्री ही रही। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। अब क्या बोला, डिस्क्रिप्शन जो थी ना खुद में ही बहुत अमेजिंग थी इन टर्म्स ऑफ डिटेल। यानी जब आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करते थे ना, वो बड़ी अमेजिंग होती थी। कैसे? While the initial reaction of a student could be boredom, हो सकता है कि एक स्टूडेंट को जब आप बोलोगे कि भाई आपको डिस्क्राइब करना है एक प्लांट या एक एनिमल, देखो, उसको लगे यार क्या, यार इसकी चार आंखें हैं, दो कान हैं, क्या लिखूं मैं ये डिस्क्रिप्शन, है ना, तो बोर हो रहा हूं मैं। तो हो सकता है इनिशियली उसको लगे कि क्या भाई जो दिख रहा है लिख रहा हूँ मैं, उस चीज़ को कोई ऐसी चीज़ बोलो ना जिसको बड़ी फैसिनेटिंग लगे, बड़ा मज़ा सा आ जाए, है ना। तो कहते हैं कि हो सकता है स्टूडेंट के लिए इनिशियली ये जो काम है ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन का, बड़ा ही बोर्डम रहा हो। बट वन शुड कीप इन माइंड दैट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन was utilized in the later day reductionist biology, where living processes drew more attention from scientists, कितना बड़ा सेंटेंस लिख दिया है, then the description of living forms and their structure। तोड़ते हैं इसको। तभी मेरी मैडम बोलती थी अरुषा छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखा करो, आज समझ आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो बच्चा सुनो, क्या बोलते हैं कि हालांकि शुरू में अगर हम किसी स्टूडेंट को बोलेंगे ना कि आप डिस्क्रिप्शन लिखो किसी का, तो देखो उसको लिखो, उसको हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान को, हर बंदे को ये ध्यान में रखना चाहिए, यू शुड कीप इन माइंड कि जो जब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हुआ ना बच्चों, उसी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को फिर रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी नाम की एक अप्रोच में यूज़ किया गया। इसके बारे में हमने पढ़ना है अभी।
कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है। और मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें पता है मैम इसको क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं, पता भी होना चाहिए। इस पे सवाल जो आया है है ना, इसके बारे में अभी ध्यान देंगे नेक्स्ट में। लेकिन मैं सिर्फ ये ध्यान दिलवाना चाह रही हूँ आपका यहाँ पे कि ये जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है बच्चों, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का ही इस्तेमाल एक्चुअल में बाद में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाले एक फील्ड या अप्रोच, ये एक एरिया ऑफ रिसर्च आप बोल सकते हैं, एक तरीका रिसर्च करने का, एक एक अप्रोच जिससे किसी चीज़ की खोज की जाए, वो था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। लेकिन एक्चुअल में क्या अप्रोच थी वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, मीन्स ये अधूरा है अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है, आप ये नहीं कर सकते ये अप्रोच यूज। where living processes drew more attention, कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में एक्चुअल में क्या होता है, लिविंग प्रोसेसेस जो है ना फिर ज़्यादा अटेंशन गेन करते हैं साइंटिस्ट का, जैसे मैंने आपको बोला। देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड दियर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बोला कि शुरू में आप किसी को बोलेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन देखिए, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, क्या करें, आप स्ट्रक्चर देख तो रहे हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है, कोई प्रोसेस बताओ ना, कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, अगर प्लांट खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कर कैसे रहा है, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये नहीं कि प्लांट ग्रीन है, प्लांट का पत्ता ऐसा है, इतना लंबा है, इतना छोटा है, नो, ये शायद हमारे लिए इतना मज़ेदार नहीं है। बट हमारे लिए मज़ेदार ये है कि वो प्रोसेसेस कैसे कर रहा है, और प्रोसेसेस कैसे कर रहा है या प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं वो हम कैसे कैसे पता करेंगे। एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाली भी एक अप्रोच है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो हम बाद में यूज़ करने लगे थे। इससे हमने फिर पता किया लाइफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके लिए भी ज़रूरी क्या था, सबसे पहले डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप कोई प्रोसेस जानना चाहते हैं, सीधे ही थोड़ी प्रोसेस पे जाओगे, या हो सकता है ना कि उसका स्ट्रक्चर देख के भी उसके प्रोसेस के बारे में बहुत कोई कहानी, बहुत कोई चीज़ें हम बता सकें, वो तो जुड़ा ही होगा ना। अब जैसे प्लांट ग्रीन है तो उसके पीछे तो कारण है ना, क्लोरोफिल है उसमें। अब क्लोरोफिल होना, फिर क्यों है क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फिर थोड़ा डीप गए कि क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर पता चला नहीं और भी पिगमेंट है, फिर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन शुरू तो वहीं से हुआ ना, पत्ते से ही। डिटेल डिस्क्रिप्शन जब आपके पास था कि पत्ता है, पत्ते में मीजोफिल है, मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, तभी तो पता चला आगे की कहानी। सो डिटेल डिस्क्रिप्शन वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो द प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस को जानने के लिए एक अप्रोच यूज करी गई थी बाद में जिसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जिसके बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। Hence this description became meaningful and helpful in framing research questions in physiology और evolutionary biology। आपको पता है जब रिसर्च करी जाती है तो रिसर्च में ना हमेशा बोला जाता है कि क्यों कर रहे हो ये, क्या सवाल क्या है आपकी, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है। तो ये अभी बोल रहा है आपको कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना जिसको आप बड़ा लाइटली ले रहे हैं या लाइटली ले रहे थे शुरू में, ये बाद में इतना मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि देखो अंदर तो रिसर्च के बाद ही घुसोगे, प्रोसेस तो बाद में ही देखोगे, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में काफ़ी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बता दोगे। इसीलिए डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके या किसी को देखकर जो है बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में जब वो रिसर्च करने लगे, कोई एमफिल कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कोई और रिसर्च कर रहा है प्रोजेक्ट वगैरह में, तो उनको एक्चुअल में सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करना होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या सवाल क्या है। जैसे मान लो कि जैसे रिसर्च क्वेश्चन हम किसको बोलते हैं कि जैसे इसको देखकर मुझे लग रहा है, यानी ये प्लांट, मान लो कोई प्लांट है जो बड़ी हार्श कंडीशन में रह रहा है, तो आप ये रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हो कि इस प्लांट को देख के मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है। अब ये तो बहुत ही सुपरफिशियल हो गया ना। अब जैसे मान लो मैंने एंडोफाइट्स पे काम किया था, है ना, तो जब मैंने किया था वो लद्दाख का प्लांट था, तो अब उसको उसके बेसिस पे मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये था कि पहली बात तो इस प्लांट पे रिसर्च नहीं हुई है, एंडोफाइट किसी ने निकाले नहीं है, तो हो सकता है नए मिले। दूसरा ये कि ये इतना हार्श कंडीशन में रह रहा है, तो हो सकता है बड़े ही यूनिक एंडोफाइट इसके अंदर हो। और तीसरा ये कि इसको हार्श कंडीशन में रहने के लिए हो सकता है एंडोफाइट इसकी हेल्प कर रहे हूँ। तो देखो एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हमने रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। तो
ये भी यहाँ पे भी क्या हुआ फिर कि डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है बच्चों, फिजियोलॉजी में या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कैसे, जैसे इंसान और बंदर अगर थोड़ा थोड़ा सेम सेम दिख रहा है तो आपने बोला कि क्या इंसान बंदर से आया है, ठीक है, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है। तो इस तरह से मान लो रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, ठीक है। In the following chapters of this unit, the structural organization of plants and animals, including the structural basis of physiological and behavioral phenomena, is described. तो अगले चैप्टर्स फिर जो हमने इसमें पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एनिमल्स का तो आपने zoology में पढ़ा था, और प्लांट्स के बारे में मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, वो सब आपने फिर यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो for convenience, this description of morphological and anatomical features is presented separately for plants and animals. तो plants और animals के लिए इन्होंने आपको separate बताया हुआ था, ठीक है, वही कहानी है। तो आई होप ऊपर से आपको मेन चीज़ थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, क्या क्रक्स है इसका। क्रक्स यही था कि हमने ऑब्जर्व किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऑब्जर्व करना शुरू किया बाद में, है ना, पहले सीधे आंख से, फिर मैग्नीफाइंग लेंस से, फिर माइक्रोस्कोप से, फिर शुरू शुरू में तो मोटी मोटी चीज़ें देखने लगे, लेकिन बाद में हमने और भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी शुरू की, लिविंग फिनोमिना को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और एक्सपेरिमेंटल और बायोलॉजी और फिजियोलॉजी आने से पहले हमारे पास बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस, नेचुरल जो है हिस्ट्री का पार्ट रहा बहुत देर तक। उसके बाद फिर ये जो है हमारे पास साइंटिफिक वे में हम इसको इस पे काम करने लगे। और हमने बोला डिस्क्रिप्शन, शुरू में हमें लगा क्या यार क्या कर रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इससे क्या होगा, लेकिन बाद में पता चला नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन बड़ी ज़रूरी है, अगर डिस्क्रिप्शन होगी तो ही लिविंग प्रोसेसेस के बारे में जान पाओगे। और डिटेल डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही जो आगे आने वाली एक अप्रोच, एक एरिया ऑफ रिसर्च हमने यूज़ किया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, वो उसी के बेसिस पे था। अगर हमें डिस्क्रिप्शन नहीं पता होती तो हम ये नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा इन्होंने टिपिकल टिपिकल वे में लिखा है इसलिए मुझे सारा बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कैथरीन इसाव के बारे में। डॉक्टर कैथरीन इसाव कौन थी? ये यूक्रेन में पैदा हुई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्रीकल्चर स्टडी किया था रशिया और जर्मनी में, और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट पीएचडी जो है कहाँ से ली थी, यूएस से ली थी। इनकी जो शुरू शुरू वाली पब्लिकेशंस थी ना, वो किस पे थी, वो थी कर्ली टॉप वायरस होता है बच्चों, एक वायरस, ठीक है, कर्ली टॉप वायरस। इनकी पब्लिकेशंस में इन्होंने क्या नई बात बोली थी, क्या रिपोर्ट किया था, ये रिपोर्ट किया था कि ये जो कर्ली टॉप वायरस है ना, ये प्लांट में फ्लोइम के थ्रू, फ्लोइम टिश्यू के थ्रू स्प्रेड होता है, यानी प्लांट में जब ये वायरस चला जाता है ना, फिर उसमें पूरा फैल जाता है, लेकिन फैलता कैसे, फ्लोइम से जाता है, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोइम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यू नो दैट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था इनका। इसके अलावा जो डॉक्टर इसाव थी, इनका एक बुक था प्लांट एनाटमी, कब पब्लिश हुई थी, 1954 में। अभी आपने पीछे देखा कि ये आ रहा था क्वेश्चन, ये वाला पूछा था, डेट भी पूछी हुई थी, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, इनकी जो बुक थी ना प्लांट एनाटमी, इनका जो काम था प्लांट एनाटमी, जो पब्लिश हुआ था 1954 में, डेट याद रखेंगे। इट टुक अ डायनामिक, डायनामिक ना कि स्टैटिक, इनकी रिसर्च इतनी ज़बरदस्त थी, इसको हम डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक होता है कि जिसका थोड़ा सा इतना सा कोई इंपॉर्टेंस है, बस इधर कहीं और इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है नहीं, स्टैटिक है ना, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, बस थोड़ा सा है, इतना सा है। डायनेमिक मतलब अलग अलग तरीकों से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है, रिलेटेड फील्ड्स में। तो क्या था, इट टुक अ डायनामिक डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइन टू एनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड। कहते इतनी ज़बरदस्त पब्लिकेशन थी, बड़ी ही डायनामिक पब्लिकेशन, बड़ा ही डायनामिक काम किया था इन्होंने। एक ऐसी डेवलपमेंटल अप्रोच इन्होंने इसमें लगाई हुई थी जिससे प्लांट स्ट्रक्चर के रिलेटेड हमारा जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत इन्हांस हो रही थी। और इससे आपको पता है पूरी दुनिया में मतलब एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, इनॉर्मस इम्पैक्ट था पूरी दुनिया में इनके काम का, ठीक है। बड़ा सराहा गया, ये वाह वाह जबरदस्त काम किया हुआ है, ठीक है। तो लिटरली ब्रिंगिंग आउट द रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन, और हमें लिटरली लग रहा था कि प्लांट एनाटमी को इन्होंने रिवाइव कर दिया है। इनकी बुक क्या थी, या इनका जो पब्लिकेशन क्या था, प्लांट एनाटमी से रिलेटेड इतना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया था कि हमें लगा कि एक बार फिर प्लांट एनाटमी का जो है वो रिवाइवल हुआ है।
रिवाइवल ऑफ दिस सब्जेक्ट। लेकिन काम जो था बच्चा, दैट वाज डायनामिक, डायनामिक था, स्टैटिक नहीं था। ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं कि कैथरीन निसाव की ने जो है प्लांट एनाटॉमी में इतना ज़बरदस्त रिसर्च किया कि ऐसा लगा कि जैसे मतलब हम उसको मानते हैं कि उन्होंने रिवाइव किया उस फील्ड को, इतना ज़बरदस्त काम किया। इसके अलावा इनका एक और अकाउंट, एक और पब्लिकेशन था, दैट वाज एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। ठीक है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1960, आप याद रखेंगे। इसको बोला जाता है, ये जो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स थी ना, इसको बोलते हैं वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। ये एक एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जिसमें एक ही चीज के बारे में बात नहीं हो, रिलेटेड चीजों के बारे में बातें की गई हो, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई हो, बट रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। ठीक है, और इसको वेबस्टर्स का क्या मतलब होता है? वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी इसको बोलते थे, जिसकी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स थी ना। ठीक है, जो इसका ये पब्लिकेशन था, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे वेबस्टर्स, ठीक है, ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेबस्टर का क्या मतलब होता है बच्चा? वेबस्टर का मतलब होता है कि भुनने वाला, जैसे प्लांट बायोलॉजी को इन्होंने दोबारा भुन लिया हो। ठीक है, इस किताब ने दोबारा प्लांट बायोलॉजी को दोबारा भुन लिया हो। ठीक है, वेबस्टर यानी भुन लिया है। ठीक है, वीवर, वीवर जैसे किसी चीज को क्रिएट करने वाला, मान लो सिंपली। अच्छा, 1957 में इनको ना एक नास बोलते हैं हम इसको, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, यूएस का एक इंस्टीट्यूशन आप मान सकते हो, या एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, इसमें लोग मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मेंबरशिप यूं ही नहीं मिलती है, बहुत खास लोगों को मेंबर बनाया जाता है इसमें। ठीक है, और जो इसका मेंबर बनता है ना, उसके लिए तो मान लो ये बहुत बड़ा अवार्ड, ऑनर होता है। ठीक है, और इनको इलेक्ट किया गया था इसमें। शी वॉज द 6th वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर। चलिए, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दिया था, जो उस टाइम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे 1989 में, तो उन्होंने इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दिया हुआ था। जब इनकी डेथ हुई ना, तो मसूरी बोटानिकल गार्डन बहुत मशहूर गार्डन है, ये कहाँ पर है? ये भी यूएस में है। ठीक है, मिसूरी बोटानिकल गार्डन। तो वहाँ पे एक पर्सन थे, पीटर रैवन। ठीक है, ही वाज एट दैट टाइम डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इन्होंने इनके बारे में क्या बोला था, जब कैथरीन इसाव इनकी डेथ हो गई 1997 में, तो पीटर रैवन ने इनके बारे में बोला था कि 99 की एज में भी कैथरीन इसाव एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रही थी प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में, यानी कि उस टाइम पर भी ये बंदी डोमिनेंट थी वहां पर, ये रिसर्चर डोमिनेंट थी। हालांकि इनकी एज बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल शी वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर रिसर्चर, मोस्ट डोमिनेटिंग रिसर्चर इन द फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ें आप देखेंगे। अब इस पे बात करते हैं बच्चों। अब जो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थर्ड यूनिट में। ठीक है, अब जो पीछे की कहानी आपको समझ में आ गई है, अब ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी बहुत अच्छा है कि हमने ना कहानी साथ साथ में पढ़ रहे हैं। अब आप चीज़ों को लिंक करना, हमने अर्ली मैन से शुरू किया था, है ना, अर्ली मैन से शुरू किया था कि वो क्या करता था, वर्शिप करता था। फिर हम डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे थे किसी की भी, ह्यूमंस की भी बड़ी लेट हुई। फिर हमें ये लगा कि नहीं, जब हमें पता चला कि नहीं सिमिलैरिटी, जब हम वो स्पिन ऑफ, बिगेस्ट स्पिन ऑफ था, सिमिलैरिटी देखो, हॉरिजेंटल भी, वर्टिकल भी, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन का भी, एंसेस्टर का भी, पुराना नया, है ना। तो हमें पता चला सारे रिलेटेड हैं, जो पहले थे वो भी आज वालों से रिलेटेड है, और जो आज हैं वो भी आपस में रिलेटेड है। अब जब सारे एक हैं, तो भाई सबकी इंपॉर्टेंस है। सबको डिस्क्राइब करो, सबके बारे में जानकारी हासिल करो, है ना, सबको इम्पोर्टेंस दो, कंजर्व करो। फिर हमने बोला कि हाँ, फिर हमने शुरू कर दिया, फिर हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखना शुरू कर दिया। फिर हमने पहले आंखों से सिंपल सिंपल देखा, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, फिर माइक्रोस्कोप लिया, फिर बोला भाई क्या करना है डिस्क्रिप्शन। फिर बोला कि नहीं, एक्चुअली में डिटेल डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेन, हाँ बिल्कुल भाई, ये कौन सी नई बात है। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं कि जब हमें मतलब पता है कि बायोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन, देखो बार बार डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यानी कैरेक्टर्स देखो उनके, जब हम उनका डिटेल्ड, क्योंकि हमने बोला डिटेल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जब हम इनका करते हैं इनकी फॉर्म का, यानी कि ये कैसे दिखते हैं, इनकी अपीयरेंस का, फॉर्म इज एवरीथिंग है ना, अंदर बाहर, अपीयरेंस इज बाहर वाला, ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी, यानी कि ये इससे हमें क्या पता चलता है भाई, डाइवर्सिटी पता चलती है। अगर प्लांट को देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसा है, एनिमल को देख रहे हैं, अच्छा भाई ये वैसा है, तो दोनों को अलग करो, डाइवर्सिटी पता चल रही है। अब एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट है तो वो भी डाइवर्सिटी है। सो इट इज द सेल थियोरी, ध्यान देना इस वाले पे तो बहुत ध्यान देना, इट इज द सेल थियोरी दैट एम्फेसाइज्ड द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, या डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ठीक है, जब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करने लगे तो हमें डाइवर्सिटी पता चलने लगी। अब हम सिमिलैरिटी भी ढूंढ रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें डिसिमिलैरिटी भी तो पता चल रही थी। तो हमें ये पता चल रहा था भाई बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा कोई वैसा, कोई प्लांट कोई एनिमल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें भी हजारों करोड़ों डिफरेंसेस। लेकिन फिर भी सेल थियरी ने एक बात बोली, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक खास चीज के बने हैं और उसको बोलते हैं सेल। अब हम लोग तो और ही हैरान हो गए भाई, इतनी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सारे एक एक सेल करके ही बने हैं, यानी सभी सेल के ही बने हैं, ठीक है ना। तो हम तभी क्या बोल रहे हैं कि सेल थियोरी ने इस चीज पे एम्फेसाइज किया, दबाव दिया, जोर दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है भाई, देयर इज अंडरलाइंग यूनिटी। क्यों? क्योंकि सभी में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर। अच्छा वो ठीक है, हमें बाद में सेल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसके बाद हमने सेल यूनिट पढ़ा था, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद सेल साइकिल पढ़ा था। कह रहे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये आपको पढ़ा, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena that is physiological and behavioral processes। क्या बोल रहा है कि सेल थ्योरी ने ना एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई, अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हैं तो फिर इतना डिफरेंट क्यों है ना। इसने बोला कि एक अलग ही मिस्ट्री हो गई है भाई लिविंग फिनोमिना के बारे में, कि ये लिविंग फिनोमिना कैसे होते होंगे। जैसे मान लो क्या, प्लांट लिविंग है, हम भी लिविंग है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम भी बना लेते। आज आप लोगों को जॉब के लिए इतना पढ़ना थोड़ी पड़ता है ना, खाना खुद ही बना रहे होते, बैठे हैं भाई, हमें क्या टेंशन है, कहीं भी कोने में थोड़ा सा कुछ कमा लेंगे, बैठ जाएंगे, खुद फोटोसिंथेसिस करेंगे, बैठेंगे, लेकिन नहीं, है ना। तो अब ये है कि सेल थियरी ने ना इतनी मिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई, इसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सारे एक जैसे हैं, यानी एक जैसे नहीं है, मतलब एक चीज में एक जैसे हैं कि सारे सेल के बने हैं। लेकिन इसने बोला मिस्ट्री है भाई, फिर लिविंग फिनोमिना में कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस, बिहेव भी तो सारा डिफरेंट कर रहे हैं ना। अब ये भी एक तरह का बिहेवियर है कि वो खाना बना रहा है लाइट का इस्तेमाल करके, दूसरा लाइट की वजह से नहीं बना रहा है, किसी और वजह से बना रहा है, तीसरा बना ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बिहेवियरल प्रोसेसेस में और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में बड़ा डिफरेंस। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? सेल्यूलर प्रोसेस में, यानी सेल के लेवल पे क्या चीज हो रही है, कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, कैसे रेस्पिरेशन हो रही है, कैसे लोकोमोशन हो रहा है सेल के लेवल पर, ठीक है ना। तो सेलुलर एक्टिविटी होती है। तो दिस मिस्ट्री वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड आर ऑब्जर्व्ड। क्या बोल रहा है कि ये जो मिस्ट्री थी, इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व। कहते हैं कि जो लिविंग फिनोमेना हम डेमोन्स्ट्रेट या ऑब्जर्व करने जा रहे थे, तो ये मिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें ये बता रही थी भाई देयर इज इंटीग्रिटी, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी तो हमारे में है ही है, बट जो इंटीग्रिटी है
वेयर इट इज एक्चुअली शोइंग द डिफरेंस, ठीक है, लिविंग फिनोमेना में। तो यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं इसने हमें बोला कि भाई ज़रूरत है, हमें हमें रिक्वायरमेंट है कि हम जाने कि कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, या कहाँ कैसे हो कैसे रहा है, भाई उसको ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करो, उसको ज़रा ऑब्जर्व करो। तो हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, निकल पड़े हम लोग रिसर्च करने। हमने बोला नहीं भाई, ये तो बड़ा, हम आपने हमारे दिमाग की बत्ती जला दी, आपने हमें बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल के बने हैं सारे के सारे, तो इतने डिफरेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, तो डिफरेंस कहाँ है, लाई कर रहे हैं ना। हम निकल पड़े रिसर्च के लिए, ठीक है। मेरा गला खराब है बहुत ज्यादा, फिर भी मैं सोच रही हूँ बहुत लेट हो जाएगा अब, और मैं कितना लेट करूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, फिर आप लोग कब देखोगे इसको, है ना। इसलिए मैंने सोचा आज ही बना लेती हूँ। सो इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर अब हम कहाँ हैं, किस लेवल पे, कि हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी बत्ती बुझ नहीं, जल चुकी है, बुझेगी तो बाद में, ठीक है, जल चुकी है, कि अब हम निकलेंगे, हमें खोज करनी है भाई कहाँ डिफरेंस है। अगर हम सब सेल के बने हैं तो मैं क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर रही, अगर हम सब सेल के बने भी हैं तो सेलुलर लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी क्यूरोसिटी आ गई हम लोगों को, चलो देखते हैं। सो इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस, निकल पड़े हम फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल प्रोसेस स्टडी करने के लिए। इनको स्टडी करने के लिए अब हमने सोचा, देखो भाई आप निकलोगे कोई स्टडी करने के लिए, वो भी सेल के लेवल पे, आपको पहले ये पता होना चाहिए, या आप मान लो इधर कहीं कोई फ्रिज ठीक करने चले गए, पहले आपके पास पेचकश होना चाहिए, है ना। हमको पता है ना पेचकश किसको बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं वैसे, स्क्रू ड्राइवर, हाँ, ठीक है। तो मतलब कुछ चीजें, कोई साधन, कोई दिमाग में कोई प्लान, कोई आइडिया, कुछ तो होना चाहिए ना। तो इन्होंने बोला कि कई सारे तरीके हो सकते हैं समझने के, रिसर्च करने के, खोज करने के, लेकिन आप देखना कि इन्होंने मतलब शुरू में साइंटिस्ट ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया खोज करने का, इसमें उस पर बात करेंगे। तो जब इन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश करी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को, तो इन्होंने बोला कि वन कैन टेक अ फिजिको केमिकल अप्रोच। इन्होंने बोला कि देखो अगर हमें स्टडी करना है तो हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके यूज कर सकते हैं। एक तरीका, एक अप्रोच हो सकता है फिजिको केमिकल अप्रोच, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल मेथड्स का यूज करके रिसर्च करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एक तो आप फिजिको केमिकल अप्रोच लगाएंगे, भाई ये तरीका लगाएंगे आप, और साथ ही साथ आप सेल फ्री सिस्टम्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, फ्लास्क ले लीजिए, यानी लैब में कुछ भी ले लीजिए, वहाँ पर रिएक्शन कराने की कोशिश कीजिए। ये सेल फ्री सिस्टम है, मीन्स यहाँ सेल नहीं है, ये बाहर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, इसको हम बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। तो हम सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अप्रोच कौन सी लगाएंगे, फिजिकल और केमिकल, फिजिको केमिकल, ठीक है। चलिए, टू इन्वेस्टिगेट, चल पड़े आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये जो अप्रोच है, इट एनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो अप्रोच है ना, जिससे आप फिजिको केमिकल अप्रोच अगर आप लगाते हैं और सेल फ्री सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप बहुत सारे प्रोसेसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पे जान सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, ज़रा समझाती हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लो, अब अगर सेल की बात करी जाए, अब सेल हमारे पास नहीं भी अगर है तो मान लो, फिर भी लेकिन एक सेल के अंदर की चीज़ हम बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है सेल के अंदर जब हम लोग बात करते हैं ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको आप क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो लेवल है ये मॉलिक्यूलर लेवल है। आप सेल से नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको ये प्रोसेसेस को जानना है, अगर आपको जानना है कि एक प्लांट, सपोज कर लो समझाने के लिए, फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है, तो आपने मीजोफिल सेल के अंदर जाना पड़ेगा, या जिसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, जैसे गार्ड सेल में भी होता है, उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा भाई, मॉलिक्यूलर लेवल में जाके आपको खोज करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स आपको मॉलिक्यूलर टर्म्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा प्रोसेस को, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर लेवल पे करना है, क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत सारे सेल के लेवल के नीचे की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए,
तो ये जो अप्रोच है इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज। अच्छा, कहता है कि हम एक चीज़ कर सकते हैं इस अप्रोच में, हम लिविंग टिश्यूज ले सकते हैं ठीक है, हालांकि हमने वो भी बोला कि हम इस अप्रोच में सेल फ्री सिस्टम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग लिविंग टिश्यू भी एक ले सकते हैं, और फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देख सकते हैं। देखो बच्चों, मैं सिंपली एक चीज़ बताऊँ आपको, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है समझना, हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिया है। अब आप मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस जब हो रही थी या रेस्पिरेशन जब हो रही थी, जैसे हमने देखा ग्लूकोज टूटा, फिर फाइनली जितने भी 10 रिएक्शंस में पायरुवेट बना, क्या ये केमिकल्स थे? ऑफ कोर्स, अंदर जो चीज़ हो रही है देखा जाए तो केमिकल रिएक्शंस ही तो है, और केमिकल्स ही तो इन्वॉल्व है ना। फोटोसिंथेसिस में भी तो यही था, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर जुड़ा, देन जैसे भी हुआ वो चीज़ आपने देखी, कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ पे क्या हुआ हमारे पास फोटोसिंथेसिस की बात कर रही हूँ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लूकोज बना, है ना, ये सारी चीज़ें हुई तो केमिकल्स ही तो थे वहां पर भी, ठीक है, जो भी साइकिल चल रहा है, C3 चल रहा है, C4 चल रहा है, तो केमिकल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये अप्रोच जो है इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनालिसिस, तो हम क्या कर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज का यूज कर सकते हैं फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यानी हम वहाँ एलिमेंट्स और कंपाउंड देख सकते हैं। पहली बात तो कोई सा भी टिश्यू निकालो, उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, अब हैं तो हैं, अब देखो काम कैसे कर रहे हैं, बात समझ आई, क्योंकि केमिकल्स ही एक्चुअल में अंदर काम कर रहे हैं सारे के सारे किसी भी प्रोसेस में। अब लोकोमोशन है, अब हमारे दिमाग में भी कोई चीज़ें हो रही हैं, आपने वो पढ़ा होगा, मसल कंट्रैक्शन है ना, वहां पे भी न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, तो केमिकली तो है वो, है ना, केमिकल्स की ही सारी कहानी है। तो इसलिए इस अप्रोच, ये अप्रोच जो है इसको हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, मेनली हम एनालाइज करते हैं पहले लिविंग टिश्यूज को, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए, देखो कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपाउंड है, इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये हमें बताएगा कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेज में वन कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड अ सेल। देखो ना, आप सीधे ही थोड़ी ना जाओगे और देखोगे अच्छा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे क्या कर रहा है, पहले ये तो पता करो कि बन क्या रहा है। जैसे मेल्विन केल्विन ने क्या किया था, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड दी थी क्लोरेला को, फिर क्लोरेला को क्रश करके देखा था उसके अंदर केमिकल कौन सा है, फिर पता चला कि सबसे पहले जो केमिकल बन रहा है जिसमें ये कार्बन जा रही है, कार्बन 14, वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो फिर बाद में खोज करी C3 साइकिल की, तो पहले केमिकल ढूंढो उसके बाद देखो कि क्या कर रहा है वो, ठीक है ना। So what are these compounds doing inside a cell, and in what way they carry out gross physiological processes, और फिर ये देखो कि किस तरीके से ये ग्रॉस यानी कि मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा, ठीक है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आपका डाइजेशन हो गया किसी का भी, ठीक है, किसी और एनिमल का भी ले सकते हो, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, मेमोरी कैसे बनती है ना, डिफेंस कैसे शो करते हैं, जैसे प्लांट्स डिफेंस शो करते हैं, हम भी शो करते हैं, तो जैसे प्लांट अलग अलग तरीके से करते हैं, किसी ने कांटे रखे हैं चुभ जाएंगे, ठीक है, कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, वो केमिकल है, ठीक है। अच्छा, रिकग्निशन, जैसे आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो कैसे रिकॉग्नाइज करता है ना, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम में जो रिसेप्टर्स होते हैं कैसे फॉरेन मैटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या होता है वहाँ भी केमिकल्स एवरीवेयर, ठीक है ना। तो यही बता रहा है कि फिर आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब। सो इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि सेल के लेवल पे एक्चुअल में जो एक्टिविटीज आपको दिख रही हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो आपको दिख रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जाके, सेल के अंदर जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन से जीन्स, कौन से प्रोटीन्स, कौन सी एंजाइम्स, जो कि बेसिकली केमिकल्स हैं, डीएनए इटसेल्फ इज आल्सो ए केमिकल, डीएनए से जो एंजाइम बन रही है या प्रोटीन बन रहा है दैट इज आल्सो ए केमिकल। तो ये सारी चीजें सिंपली आपको क्या पता चल रहा है, देखो, यानी कि ये क्वेश्चन आपको सिंपली ये आंसर कर रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहा है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, मेमोरी, जो भी हो रही है चीजें, रिकग्निशन, है ना, तो उसके पीछे का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है, वो आपको पता चला इस अप्रोच से। कौन सी अप्रोच लगाई आपने, फिजिको केमिकल अप्रोच आपने लगाई, ठीक है ना।
तो आपने देखा कि कौन से केमिकल्स हैं, आपने देखो। अब जैसे मैं एक चीज़ समझाऊँ आपको, फिजिको केमिकल यहाँ पे और भी एक टर्म से इससे समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे आपने देखा कि लाइट एक फिजिकल प्रोसेस है, वो आई प्लांट पे गिरी, है ना, फिर वहां से पिगमेंट था, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, कहाँ पे की, कौन से फोटो सिस्टम ने की, क्या हुआ, कैसा रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ, है ना। तो यहाँ पे फिजिकल चीज भी तो आई, ठीक है ना। तो ऐसे ही बाकी प्रोसेसेस में भी फिजिकल चीजें भी हैं और फिर केमिकल चीजें हैं। तो दिस इज फिजिकल प्लस केमिकल, ठीक है, फिजिकल और केमिकल वाली अप्रोच हो रही है। तो दिस इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। देखो, अब अगर आपने ये फिजिको केमिकल अप्रोच यूज कर ली, जिसमें आप सेल फ्री सिस्टम भी यूज कर सकते हो, या पहले सीधा कोई टिश्यू ले लेते हैं और उसमें हम केमिकल्स देखते हैं, फिर उनके बाद उन केमिकल्स का रोल देखते हैं, और फाइनली मॉलिक्यूलर लेवल पे एक प्रोसेस कैसे हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको पता चल गया कि एक प्रोसेस ऐसे 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 होता है ना, पूरा पाथवे पता चल गया, जैसे मान लो आपको रेस्पिरेशन पता है कि पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में ये होता है, दूसरे में ये होता है, तीसरे में ये होता है। अब आप कोई किसी का प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पायरुवेट नहीं बन रहा है, ठीक है, पायरुवेट बन ही नहीं रहा है। कोई एंजाइम है, मान लो जो लास्ट वाली एंजाइम थी कौन सी, पायरुवेट काइनेज, मान लो वो डिफेक्टिव है, वो बन ही नहीं रहा है पायरुवेट, तो इधर सारी गड़बड़ हो रही है आगे। तो आपको पता चल गया भाई, पढ़ते आपको समझते समझते इस फिजिको केमिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते करते, इस रिसर्च को करते करते आपको पता चला कि नहीं, इधर तो एबनॉर्मेलिटी हो रही है, इस प्रोसेस में तो गड़बड़ हो रही है। तो मतलब आप एबनॉर्मेलिटी भी स्टडी कर सकते हैं इससे, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। तो उससे ऑफकोर्स कोई डिजीज तो होगी ना, ऐसे ही तो होता था जो हम डिजीजेस भी पढ़ते थे, कोई एंजाइम नहीं है, जैसे फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जब नहीं होती है तो कितने इश्यूज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे बंदे में क्यों इशू हो रहा है भाई, हाँ, सेलुलर लेवल पे जाके जब आप देखोगे ये अप्रोच लगा के, तो आपको पता चलेगा वो एंजाइम ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो दिस फिजिको केमिकल अप्रोच, तो ये जो आपने एक फिजिको केमिकल अप्रोच इस्तेमाल की थी, ये जानने के लिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके अंदर के प्रोसेस को जानने के लिए, लेकिन कौन सा तरीका आपने यूज किया, ये फिजिको केमिकल। आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने ये वाला किया है ना अभी, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो फिजिको केमिकल अप्रोच जिसको हम यूज करें to study and understand living organisms, this is called as reductionist biology. तो reductionist biology is nothing but an approach, a kind of research जिसमें, या एक तरीका रिसर्च करने का जिसमें हम फिजिको केमिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम फिजिकल और केमिकल जो कंपाउंड्स हैं उनको देखते हैं, फिजिकल प्रोसेस भी देखते हैं, और केमिकल्स कौन से इन्वॉल्व हैं ये भी देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट वाई रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, क्योंकि बच्चों आपने एक पूरे ऑर्गेनिज्म को ग्रॉस लेवल पे नहीं देखा है, आपने उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखा है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, आपने इस ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी नहीं की, मतलब आपने इस ऑर्गेनिज्म की हर चीज स्टडी नहीं की, और या स्टडी करने का जो तरीका है, हर चीज नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, एक इस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए आपने पूरा का पूरा सारा ऑर्गेनिज्म स्टडी नहीं किया। आपने सिंपली क्या किया, आपने इस ऑर्गेनिज्म के सेल के लेवल पे भी जाकर, और सेल से सीधा अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर आपने प्रोसेस को देखा, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने काम किया, और अप्रोच कौन सी लगाई, तरीका कौन सा, अप्रोच तरीका फिजिको केमिकल, यानी कि आपने पहले उसको देखा, उसका फिजिकल जो सारी चीजें हो रही है वो देखी, और उसके बाद जो उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं वो देखी। तो ये आपने एक तरीके से रिड्यूस होकर के गए ना नीचे नीचे लेवल पे, दैट इज वाई हम इस तरीके को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अगर हम सीधा सीधा किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, उसके मॉर्फोलॉजी में सीधा डिस्क्रिप्शन करें, हल्का सा, बात खत्म। हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला तरीका थोड़ी यूज करें। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी तब है जब आप उसके सेल से भी अंदर जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, उसके किसी प्रोसेस के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से हासिल करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है बच्चों। दैट इज वाई, क्योंकि रिड्यूस 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 करके हो रहा है ना, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिड्यूस मतलब केमिस्ट्री वाला रिड्यूस नहीं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। चलिए,
So the concepts and techniques of physics and chemistry are applied to understand biology. तो बच्चों बायोलॉजी को समझने के लिए हमें अलग डिसिप्लिन्स का, डिफरेंट डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है। तो बायो तो चलो है ही, कई बार हो सकता है कि हमें कोई और, कई बार मैथमेटिक्स भी लगाना पड़ेगा, कई बार स्टैटिस्टिक्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेक्निक्स आप इस्तेमाल करेंगे बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, यानी इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी पढ़ लिया हमने। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी सारी कहानी। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। GN रामाचंद्रन, क्या किया था इन्होंने? इनको माना जाता है कि ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिगर है इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, and he was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. देखो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, यानी कि एक स्कूल था मद्रास स्कूल, ठीक है। क्या करता था वो? बायोपॉलीमर्स जो हमारे पास हैं उनकी कन्फर्मेशन की एनालिसिस करता था, ठीक है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल। इनकी जो मेन डिस्कवरी थी ना, वो ये था कि इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का बताया था। इन्होंने हमें बताया था कि ये जो हमारी स्किन में जो प्रोटीन होता है ना, कोलेजन प्रोटीन, कहाँ पे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। 3 हेलिसेस है, देखो 1 2 3, 3 हेलिसेस हैं इसमें, क्लियर है। तो जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर तो डबल हेलिकल है ना, लेकिन कोलेजन का कैसा है? ट्रिपल हेलिकल है। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका है, ये बताया था रामाचंद्रन ने, और इन्होंने इसको पब्लिश किया था बच्चों, एक बहुत ही मशहूर जर्नल है नेचर, 1954 में, ठीक है। नेचर क्या है? नेचर एक जर्नल है। तो जर्नल में ना अपनी रिसर्च पब्लिश करी जाती है। ये रिसर्च पब्लिश करते हैं, जो भी हमने रिसर्च की हो ना, तो हम भेजते हैं जर्नल को, जर्नल उसको रिव्यू करवाते हैं बड़े बड़े उस फील्ड के साइंटिस्ट से। अगर उनको लगे ये सही है तो उसको एक्सेप्ट करके अपने उसमें छाप देते हैं, फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा जर्नल होगा उतनी ज़बरदस्त रिसर्च मानी जाती है। तो इनकी रिसर्च किस में पब्लिश हुई थी? नेचर एक जर्नल है इसमें। And his analysis of the allowed conformations of proteins through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contributions in structural biology। आपको पता है, कहते हैं कि इनकी रिसर्च इसमें हुई थी, कोलेजन में, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का इन्होंने बताया था। और इन्होंने ना, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ वैसे बताई थी, रामाचंद्रन प्लॉट एक मेथड इन्होंने हमें बताया था, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रामाचंद्रन प्लॉट जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, ज़बरदस्त वाली कॉन्ट्रीब्यूशन, उनमें से एक माना जाता है इस रामाचंद्रन प्लॉट वाले मेथड को, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रोटीन्स के कन्फर्मेशंस की एनालिसिस करते हैं कि प्रोटीन का कन्फर्मेशन कैसा है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है प्रोटीन का, कई बार फिर टर्शरी हो जाता है, उसकी कन्फर्मेशन चेंज होती है, फिर वो फंक्शनल होता है। तो आपने शायद पढ़ा हो जूलॉजी में कि अल्फा हेलिसेस होते हैं, बीटा शीट्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो ठीक है, क्या एनालिसिस ऑफ द अलाउड कॉन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन, यानी एक प्रोटीन जो है उसमें कौन कौन सी कन्फर्मेशंस अलाउड हैं, ठीक है, ये कैसे पता करा जा सकता है? रामाचंद्रन प्लॉट से, ठीक है। आज भी रिसर्चर्स यूज करते हैं बच्चों इसको बहुत ज़्यादा। फिर ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वैसे ये केरला से थे, कोचिन जो है ये केरला में है, ठीक है। तो ये मैथ्स के प्रोफेसर थे, सॉरी, इनके फादर जो थे वो मैथ्स के प्रोफेसर थे एक लोकल कॉलेज में, और इनका बहुत बड़ा हाथ था रामाचंद्रन की जो है इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ाने के लिए। तो जब इन्होंने स्कूल ख़त्म किया, फिर ग्रेजुएट हुए, देन इन्होंने बड़ा अच्छा टॉप रैंक इन्होंने हासिल किया बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में, ठीक है। ये खुद फिजिसिस्ट थे, ठीक है। सो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने ख़त्म किया, फिर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी, ठीक है। थोड़ा सा बता रही हूँ। तो कैम्ब्रिज में जब ये थे, ये लीनस पॉलिंग से मिले थे।
लिनस पॉलिंग एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त केमिस्ट थे, ठीक है। उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये उनसे मिले और उनकी पब्लिकेशन से ना बहुत 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 ज़्यादा प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए। जो कि किस पे थी पब्लिकेशंस उनकी? ऑन द मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस पर उनकी पब्लिकेशंस थी। बार बार बज रहा है फ़ोन, ठीक है। तो लिनस पॉलिंग जो थे, ही वाज डीप, ही वाज एक्चुअली रामाचंद्रन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन। और इनकी पब्लिकेशंस किस पे थी? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इससे दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। और आपको पता है, यहीं से लिनस पॉलिंग से जब ये मिले ना, और इन्होंने देखा लिनस पॉलिंग ने क्या किया है, अल्फा हेलिक्स अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट के स्ट्रक्चर कंफर्मेशन उन्होंने बात की है, वो उस पर रिसर्च किया है। तो इनको भी इंटरेस्ट आया कि मैं कोलेजन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ, उसको सॉल्व करना चाहता हूँ कि कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। फिर उनकी डेथ हो गई। ठीक है बच्चों, आई गेस इतना काफ़ी है। वैसे इसके बाद क्या क्या बचता है, थोड़ी सी चीज़ें हैं अभी बाय द वे। देख लेती हूँ मैं। वैसे हमारा मेन चीज़ जो है ना वो हो चुका है, तो आई गेस मैं 11th को आज ही कंप्लीट कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ क्रक्स इसका क्या है। देखो, अभी हमें क्या बोल रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन होता है ना स्ट्रक्चर का, और जो वेरिएशन है साथ साथ, यानी एक तो हो गया कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन आ रही है, आती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको एक्चुअली इट एंडेड अप एज टू अपरेंटली, मतलब जो दिखने में इररिकॉन्सिबल क्या होता है, डिफरेंट। दिखने में बड़ी, जो दो पर्सपेक्टिव्स थे बच्चों बायोलॉजी के, यानी ये स्ट्रक्चर और वेरिएशन की जो बातें हो रही थी ना, डिस्क्रिप्शन इनका अगर हम बात करें, इससे दो अलग अलग फील्ड्स बायोलॉजी के हमारे पास आए, ठीक है। कौन कौन से फील्ड्स हमारे पास आए, बात करेंगे यहाँ पर। जो दिखने में अपेरेंटली, मतलब इधर लिख देती हूँ, दिखने में विजिबली, मगर थे नहीं, ऐसे ये जुड़े हुए हैं, बस दिखने में लगते हैं डिफरेंट हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स। और ये जो दो पर्सपेक्टिव्स थे, दे एसेंशियली रेस्टेड ऑन टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड फिनोमिना। और आपको पता है ये दोनों पर्सपेक्टिव्स अलग अलग जो है लाइफ फॉर्म्स की भी बात करते हैं, और साथ साथ अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात करते हैं। अभी बताती हूँ, आपको समझ आएगा। एक बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करता है, और दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो है वो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करे। कहता है जब हमने स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा और फिर वेरिएशंस की भी बात करी, तो हमने दो दो पर्सपेक्टिव्स में बायोलॉजी को बांट दिया। एक चलो वैसे यहाँ पे इन्होंने इसको पहले लिखा है तो मैं पहले लिख देती हूँ। एक ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से एलाइड, यानी ऊपर, इसके ऊपर की चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी, ये सेलुलर लेवल हो गया, हाँ देखो, लेवल्स ऑफ ये हो गया, एंड एबो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक हो गया ऑर्गेनिज्मिक एंड एबो। ऑर्गेनिज्मिक एंड एबो मतलब, देखो ऑर्गेनिज्म से एबो का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी, स्पीशीज लेवल का इंटरेक्शन। और आपको पता है इस, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आप मुझे बताइए, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम स्टडी करना ही ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, जिसका बेसिक यूनिट हम ऑर्गेनिज्म को मानते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं फिर हम लोग? इकोलॉजी। ecology is the interaction of living organism, interaction between different species or different organisms, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्गेनिज्म को हम बेसिक लेवल मानते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो इस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर और वेरिएशन से आया बच्चों, दैट वाज सेल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अब आप खुद ही सोचो, जब हम सेल और मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे, तो दैट मीन्स हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, सेल के लेवल की बात कर रहे हैं। तो और भी बताती हूँ, अभी पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो 2 लेवल्स यहाँ पे हमारे पास आ गए, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म और उसके ऊपर का लेवल हो गया, ठीक है, यानी इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा आ गया सेल और मॉलिक्यूलर लेवल। द फर्स्ट रिजल्टेड इन इकोलॉजी। ये जब हम स्टडी करने लग गए ना, यानी हमने इसको 2 ब्रांचेस में जब डिवाइड किया, फिर जब हम ऑर्गेनिज्म और उसके ऊपर के लेवल को स्टडी करने लगे, तो इसकी वजह से हमारे पास वजूद में आया एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको बोलते हैं इकोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन्स। और जो सेकंड था, इट रिजल्टेड इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सेकंड की वजह से हमारे पास फिजियोलॉजी आया और बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम सारा का सारा केमिस्ट्री के लेवल पे चीज़ देखते हैं। वैसे कभी कभी हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो मतलब इस लेवल पर, इस लेवल को पढ़ने से, रिसर्च करने से हमारे पास एक फील्ड ऑफ स्टडी आ गया, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड्स आ गए, और इधर इकोलॉजी का फील्ड आ गया। हमारे पास 2 फील्ड्स हमारे पास जनरेट हुए। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज एन एग्जांपल इज व्हाट इज गिवन इन द। अब ये बता रहा है इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर पढ़ाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल, ठीक है। फिर एनिमल्स का भी है, ठीक है। मेन चीज़ ये थी यहाँ से बच्चों, ठीक है, कि ये 2 फील्ड्स आए थे। जो ऑर्गेनिज्म और उसके एबो लेवल को हमने स्टडी किया, स्ट्रक्चर और वेरिएशन, उससे इकोलॉजी आया, और जो सेल और मॉलिक्यूलर लेवल किया, उससे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आया। तो थोड़ा सा ये मेल्विन कैल्विन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात होगी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, हर चीज़ मेरा पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मिनेसोटा में ये पैदा हुए थे, ठीक है, कोई इतना ख़ास नहीं है। हाँ, बस ये बात है, देखो देखो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होने ही वाली थी, अब उसके एंड पे जो यूएस ने ना हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग करी थी, ठीक है, बॉम्ब फेंका था वहाँ पर, और इट वाज बेसिकली अ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट उसमें यूज़ किया गया था, यूरेनियम 235 आई गेस, ठीक है ना। तो मतलब हमें उससे सब लोग चौंक गए थे, भाई रेडियो एक्टिविटी तो इतनी खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो सबको लगा था कि भाई ये हमने क्या डिस्कवर कर लिया था जिसको अब इंसानों के लिए इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। तो इसके इल इफेक्ट्स बड़े ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन इसी दौरान, इसी टाइम पर कैल्विन और उसके कोवर्कर्स ने हमें बता दिया कि रेडियो एक्टिविटी जो है फायदेमंद भी हो सकती है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, कैल्विन ने जे.ए. बैशम के साथ मिलकर इन्होंने स्टडी करी रिएक्शंस ग्रीन प्लांट्स में, कि कैसे वो शुगर बना रहे हैं, कैसे वो बाकी सब्सटेंसेस बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से, और इसके लिए उन्होंने कार्बन 14 यूज़ किया था। इन्होंने प्रपोज किया था कैल्विन ने कि प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। वो चीज़ आपने पढ़ी है कि कैसे लाइट उस पर पड़ती है, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। एरे क्या होता है, सीरीज। तो कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पिगमेंट्स होते हैं, पहले फोटोसिस्टम्स 2 से कहानी शुरू होती है, फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू टिंग 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 करके फाइनली फोटोसिस्टम 1 के पास पहुंचता है, और फाइनली जाके NADP पॉजिटिव को मिलकर NADPH बन जाता है। एनीवेज, तो मैपिंग ऑफ द पाथवेज ऑफ कार्बन एजिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्नड हिम। आपको पता है ये जो उसने मैपिंग करी थी ना, C3 साइकिल जो उसने दिया था एक्चुअल में, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है, इससे इनको नोबेल प्राइज 1961 में मिला था। किसमें, केमिस्ट्री में। कहाँ गए, हमने पढ़ा नहीं ठीक से, यहाँ पे ये केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। ठीक है, और जो प्रिंसिपल्स फोटोसिंथेसिस के इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे बच्चों, आज भी हम इसको, इन स्टडीज़ को, इन ऐसी ही स्टडीज़ को रिन्यूएबल रिसोर्सेज की खोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी और बाकी मटेरियल्स को, और बेसिक स्टडीज़ जो सोलर एनर्जी रिसर्च में करी जाती हैं उनके लिए। हम लोग देख लेते हैं 11th का जो लास्ट यूनिट है, हमें इसमें क्या बताया जा रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी करके, ठीक है, इसमें पढ़ना आपने। लेकिन यहाँ देखो, आपको बताया जा रहा है कि जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी ना, जो यूज़ की गई बाद में, ठीक है, फिजिको केमिकल अप्रोच, जिससे हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है देखने को मिली अब, ठीक है। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट्स। तो कहते हैं कि जब हमने सेल के लेवल पे ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करके जब हम
अब रिसर्च करने लग गए, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पता चला। एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज एम्प्लॉयड ईदर सर्वाइविंग टिश्यू, कहते हैं कि ये जो स्टडीज़ थी, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टडीज़, इन स्टडीज़ या इस रिसर्च में ज़्यादातर क्या यूज़ किया गया, ज़्यादातर या तो सर्वाइविंग टिश्यू यानी लिविंग टिश्यू को एज अ मॉडल यूज़ किया गया, या फिर सीधा सीधा स्ट्रेट अवे सेल फ्री सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला अप्रोच इस्तेमाल करके या तो क्या किया गया, शाबाश, या तो हमने सीधा का सीधा कोई लिविंग टिश्यू ले लिया सर्वाइविंग मॉडल के तौर पे, ठीक है, मॉडल के तौर पे, या फिर हमने सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इससे हुआ ये कि हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इकट्ठी हो गई, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन जमा हो गई सेल के लेवल पे, सेल के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि दिस एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसने हमारे पास एक अलग ही बायोलॉजी के अंदर एक फील्ड ने जन्म लिया, इसकी वजह से इतना इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा हो गया, जिसको हमने बोला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। फिर जहाँ हम लोग बायोकेमिस्ट्री यूज़ करते थे ना, कि हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका केमिकल्स के इंटरैक्शंस वो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, या वहाँ पे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, बायोफिजिक्स, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी यानी कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो आप पूरा मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जाके देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे हो रही है, आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे हो रही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी को अब बायोकेमिस्ट्री को भी यूज़ करने लगे उसी सिनोनिमसली, और बायोफिजिक्स को भी, यानी कि हम अब मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बोले, बायोफिजिक्स बोले, बायोकेमिस्ट्री बोले, हमें वन एंड द सेम थिंग लग रही थी। लेकिन अब जो है, however, it is now being increasingly realized that neither a purely organismic approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological processes or living phenomena। क्या बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि अब हमें मतलब रियलाइज़ हो गया है, हमें पता चल गया है कि ना तो अगर हम प्योरली एक ऑर्गेनिज्म को लेकर के स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है, ना तो उससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी, अगर हम मान लो रिडक्शनिस्ट अप्रोच यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा ऑर्गेनिज्म के लेवल पे काम कर रहे हैं, या एक ही ऑर्गेनिज्म को लेके काम कर रहे हैं, तो हमें उससे भी पूरी सच्चाई, पूरा फिनोमिना नहीं पता चलेगा, लिविंग फिनोमिना, ना ही हमें तब पता चलेगा अगर हम सिर्फ रिडक्शनिस्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हम बस सेल्स के अंदर जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो सेल कहीं दूसरे सेल्स के साथ इंटरैक्ट तो नहीं कर रहा है। देखो मेरी बात समझना ज़रा आप लोग यहाँ पर, कि जैसे देखो ज़रा, अगर एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, हम कोई प्रोसेस जानना चाहते हैं, हमने इस सेल के अंदर की मान लो इंटरैक्शंस, केमिकल्स वगैरह क्या क्या चीज़ हो रही है देखा, लेकिन ये सेल बेचारा अकेला थोड़ी है, इसके साथ तो और भी सेल्स इंटरैक्ट कर रहे होंगे ना, ठीक है, एक टिश्यू के अंदर, तो हो सकता है इनके इंटरैक्शन की वजह से उस फिनोमिना में और कोई चेंज आ रही हो, ठीक है, इसके इंटरैक्शन से इसके, ठीक है ना। तो ये तो अभी एक टिश्यू हो गया, तो अब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ इंटरैक्शन की वजह से उस जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा और चेंज हो रहा हो, हम तो सिर्फ इधर देख रहे हैं क्या चीज़ हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है कि इनकी वजह से उसमें कोई चेंज भी तो आ सकती है। कहानी तो उनके जुड़ने से, उनके इंटरैक्शन से बाद में निकल के कुछ और भी आ सकती है, आपने ऐसे समझना है। तो एक सेल दूसरे सेल के साथ तो इंटरैक्ट करेगा तो कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, मॉड्यूलेशंस आएंगी, तो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके काम करेगा। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म भी तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करता है। आपने पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में भी, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है ये चीज़ कि पॉपुलेशंस भी आपस में इंटरैक्ट करती हैं, स्पीशीज़ भी आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, जैसे कॉमनसलिज्म हो गया, तो उसकी वजह से भी, जैसे सिंपली समझाने के लिए, कि ऑर्गेनिजम्स भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पॉपुलेशंस करते हैं, कम्युनिटीज़ करते हैं। तो अगर आप किसी फिनोमिना को समझने के लिए सिर्फ रिडक्शनिस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको पूरी सच्चाई फिनोमिना के बारे में नहीं पता चलेगी, या प्योर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच भी यूज़ करेंगे तो भी नहीं पता चलेगी। तो आपको ना एक होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं बच्चों सिस्टम्स बायोलॉजी। तो सिस्टम्स बायोलॉजी एक ऐसा अप्रोच है फिर हमारे पास, इट मेक्स अस बिलीव दैट ऑल
लिविंग फिनोमिना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। क्या मतलब इस बात का कि द सिस्टम्स बायोलॉजी जो है ना, इस अप्रोच से हमें ये पता चला है कि जो लिविंग फिनोमिना है ये बेसिकली इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो व्हाट आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज? जैसे हमें मालूम है कि एक सेल के अंदर कहानी कुछ हो रही है, लेकिन जब दूसरे सेल्स उसके साथ जुड़ते हैं तो वहाँ कहानी कुछ और ही निकल के आती है, वहाँ प्रोसेस में कुछ और ही मॉडिफिकेशंस होके वो प्रोसेस कुछ और ही निकल के आता है, इमर्ज होके आता है कुछ और। इसी तरह कोई भी लाइफ प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ और होके इमर्ज हो रहा है, ठीक है, तब इमर्ज हो रहा है। तभी यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो सिंपली क्या समझा रहा है कि सिस्टम्स बायोलॉजी से हमें इस अप्रोच से पता चला, इसने हमें बताया कि सभी लिविंग फिनोमिना जो हैं, सभी लिविंग प्रोसेसेस जो हैं वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। वो सिर्फ किसी एक का आउटकम नहीं होती हैं, वो बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी पॉपुलेशंस, बहुत सारी कम्युनिटीज का एक्चुअल में इमर्ज हुआ एक, वहां से इमर्ज हुआ, उनके इंटरैक्शन से इमर्ज हुआ एक फिनोमिना होता है। तो तभी देखो दोबारा, systems biology makes us believe that all living organisms, they are emergent properties due to interaction among components of the system under study। जो components होंगे ना उस सिस्टम के, जैसे मान लो आप इस टिश्यू को समझने लगे हो तो आप सिर्फ सेल को नहीं समझ सकते, आप कोई फिनोमिना समझने लगे हो, सिर्फ एक सेल से नहीं पता चलेगा आपको इन बाकी सेल्स को भी तो देखना पड़ेगा। तो इस टाइम आपका सिस्टम अंडर स्टडी मान लो एक टिश्यू है, तो अगले ही पल आपका सिस्टम अंडर स्टडी एक पॉपुलेशन हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी सिस्टम आप स्टडी कर रहे हैं उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उनके इंटरैक्शन की वजह से लिविंग फिनोमिना इमर्ज होता है। दैट इज वाई सभी लिविंग फिनोमिना को हम बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ठीक। सो रेगुलेटरी नेटवर्क होता है मॉलिक्यूल्स का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के काम करते हैं। ये अब सेल के अंदर की फिलहाल बात हो रही है, अभी हम बाहर निकले ही नहीं है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की और बड़ी बड़ी असेंबलीज होगी, फिर वो जुड़ के काम कर रहे हैं, सेल्स जुड़ के काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके, ठीक है, जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन के तौर पर भी देखते हैं। फिर टिश्यूज काम कर रहे हैं आपस में, ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, इंडीड यहाँ तक कि देखिए बेशक पॉपुलेशंस और फिर कम्युनिटीज की भी बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। इन सब का रेगुलेटरी नेटवर्क जो है ना, ईच क्रिएट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। जब सेल आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो एक फिनोमिना इमर्ज होगा। मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे एक समझाती हूँ सिंपल सा। देखो आपने बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में सुना होगा। अच्छा, बैक्टीरिया में आपने एक फिनोमिना देखा, उसको बोलते हैं क्वारम सेंसिंग। जैसे सिंपली समझने के लिए मान लो एक बैक्टीरियम है यहाँ पर, ये एक केमिकल रिलीज करता है, तो फाइनली वो केमिकल जो है ना उससे लाइट आ सकती है, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, है ना, चमकेगा वो। लेकिन ये अकेले इतना केमिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि बायोल्यूमिनेसेंस हो, ठीक है। तो फिर और भी बैक्टीरिया जो है यहाँ पे, और होता क्या है जब ये रिलीज होता है, ये जाके दूसरे को एक्टिवेट करता है कि आप क्या करो, आप भी ये वाला प्रोड्यूस करो। तो कहीं ना कहीं देखो इंटरैक्ट किया ना, जैसे मान लो इसने ये प्रोड्यूस किया, इसने जाके इसको बोला आप भी प्रोड्यूस करो, तो इसने भी प्रोड्यूस कर दिया, फिर साथ ही साथ इसने बोला इसको भी आप भी प्रोड्यूस करो, ठीक है। अब अल्टीमेटली एक थ्रेशहोल्ड लेवल का केमिकल प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद अब ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करने लगे। अब देखो अगर आप बायोल्यूमिनेसेंस एज ए लिविंग फिनोमेना स्टडी कर रहे हो तो एक सेल के लेवल पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, या ऐसा कोई फिनोमेना है भी, एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जब आप इन सारों को एक साथ, इनकी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सारे मिलके जब एक खास अमाउंट का वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, तब जाके बायोल्यूमिनेसेंस आता है, ठीक है। तो वो बायोल्यूमिनेसेंस जो है ना, वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, वो पहले से नहीं थी, एक की वजह से नहीं हुई। इन सभी कंपोनेंट्स ने इस पॉपुलेशन में जब आपस में इंटरैक्ट किया, तब जाके वो इमर्ज हुई, ठीक है। इसी तरह से आपको बोला जा रहा है कि सिस्टम्स बायोलॉजी एक ऐसा अप्रोच है, या सिस्टम्स बायोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि सभी लिविंग प्रोसेसेस, सभी लिविंग फिनोमिना इमर्ज होते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड they can emerge because of the interaction between molecules, supramolecular assemblies, cells, tissues, organisms, populations as well as communities, ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है, ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो इस यूनिट में है, मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मुझे ये चीज़ आपको मेनली समझानी थी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल
from my side regarding the 11th introductory pages of biology as a whole, I would like to say, क्योंकि botany zoology के दोनों के तकरीबन यहाँ पे सभी यूनिट्स के आ गए हुए हैं इंट्रोडक्शन आपके पास, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।